हेलो। हाँ जी, देवांश बोलो। हाँ बेटा बोलो। मैम कुछ नहीं, वो गलती से हो गया था। ओके। गुड इवनिंग ईशा। आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है। ठीक है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत याद है या भूल गए? याद है, 2 क्लासेस हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। हम्म। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे 2 क्लासेस हम लगा चुके हैं ना, जहां पर हमने कुछ चीजें कवर करी थी, इफ यू रिमेम्बर। कुछ थोड़ा बहुत याद है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? बताइए। बेटा बताओ, वरना फिर मैं कुछ नया शुरू करा दूंगी। मैम हम्म। मैम एक हाँ बार जी, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। तो हाँ, ये ब्लैक कलर से व्हाइट में कैसे डाउनलोड हो गई?
ठीक है। ठीक है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कि क्या था अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भूल गए होंगे। जब एक सर्टेन क्या कह रहे हो? फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी भी मेटल पर पड़ती है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लाइट का कौन सा नेचर पढ़ते हैं? लाइट का पार्टिकल, है ना, पार्टिकल नेचर। यस यहाँ हैव लगा लो, पार्टिकल नेचर है लाइट का। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पे हम एक मेटल की सरफेस लेते हैं कि सपोज करो मेरे पास ये एक मेटल सरफेस है बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। देखो सारे बच्चे सुन लो, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कैसी सरफेस है? ये मेटल की सरफेस है। मेटल की सरफेस के पास क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से बाहर आ जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी हम कहां से देंगे? थ्रू लाइट। ठीक है, हम लाइट से इस एनर्जी को देंगे। अगर आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करोगे तो क्या होगा? तभी हमारा यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो सकता है बेटा? बाहर इमिट आउट, बाहर निकल सकता है। हाँ तभी इमिट हो सकता है। इमिट यूज करो, ठीक है, इमिट या इमिशन शब्द का यूज करेंगे। तभी इमिट हो सकता है, तभी उसका इमिशन हो सकता है। तो हमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब देखो, अब ये मेटल सरफेस बेटा, मान लो आप किसी ने सोडियम का यूज कर लिया, किसी ने पोटेशियम का यूज किया, किसी ने किसी और मेटल का यूज किया, तो उन हर सरफेस के लिए ये इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए बेटा वो अलग होगी। यस और नो? यस हर मैम, इलेक्ट्रॉन को अलग Yes, ma'am. एनर्जी चाहिए होगी। तो इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। याद है यस मैम, Yes, ma'am. क्या होता है वर्क फंक्शन? क्या है वर्क फंक्शन? मिनिमम है ना, मिनिमम एनर्जी है ना, यही लिखोगे कि दिस इज द यस मिनिमम एनर्जी required to emit एन इलेक्ट्रॉन, electron from metal surface। यही है। अगर बेटा इस एनर्जी, अब देखो एनर्जी, तो यहाँ पर एनर्जी इस वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं फाई से, और ये किसके बराबर होता है? फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, है ना बेटा? ये वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? एच न्यू नॉट, जहां पर एच क्या आता है? प्लैंक कांस्टेंट। Planck constant. जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं बेटा, उन अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरे से आप रिकॉर्डिंग मांग लेना। न्यू नॉट क्या है बेटा? थ्रेश होल्ड। कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेश होल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर मान लो जो आपने ये इंसिडेंट लाइट यूज करी है, इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है ना? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा? नो इमिशन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है। यस मैम, कब होगा? Yes, अगर इससे ज्यादा हो या इससे ज्यादा हो या इमिशन विल टेक प्लेस। सही बात है। यस मैम,
अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी यूज करोगे तो तुम्हारा इमिशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम जो ये भी मान लो ये फिर से अपना मेटल सरफेस है, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब की बार हम क्या मानेंगे कि जो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट लाइट के पास क्या है बेटा, किससे कंसिस्ट है ये, लाइट के पास क्या है, बंडल ऑफ एनर्जीज मानते हैं कि मेरे पास Yes. जो ये लाइट है ये ऐसे ट्रेवल करती है जैसे एनर्जी का बंडल। उस एनर्जी के बंडल्स को ही हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स, है ना। फोटॉन्स। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि लाइट के पास क्या है, लाइट के पास क्या है बेटा, फोटॉन्स है ना। इन फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन। तो एक फोटोन कितनी एनर्जी कैरी करके चलता है बेटा, एच न्यू, ठीक है। एच फिर से प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई। जो आप लाइट यूज करोगे उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी हर एक अलग लाइट के फोटोन के पास एक अलग एनर्जी होगी। बात समझ में आई। तो येलो कलर की लाइट होगी, एच न्यू को और देखो क्या लिख सकते हो, न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो बेटा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा, ठीक है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा इज वेवलेंथ। तो अब देखो अगर तुम्हारे पास अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होगी, उनके पास अलग अलग एनर्जी का फोटोन होगा कि नहीं होगा। येलो कलर की वेवलेंथ तो उसका फोटोन जो होगा उसके पास अलग एनर्जी होगी, रेड कलर की लाइट है उसके फोटोन की एनर्जी अलग होगी। तो यहाँ पर हर फोटोन की एनर्जी अलग अलग होगी। ये समझ में आई। अब देखो फिर हम यहाँ पे एक ये चीज पढ़ते हैं कि मान लो मेरे पास इसका वर्क फंक्शन, इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन कितना है, कितना मान ले, सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना बेटा। मेरे पास जो इंसिडेंट फोटोन आ रहा है उस एक फोटोन के पास बेटा जो एनर्जी है वो कितना मान लो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब एक बात बताओ, क्या 100% चांस है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। नो मैम। हाँ नो मैम। देखो अब तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, मैंने उसको 6 प्रोवाइड करी। तो अब क्या, तो 100% चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, चांसेस 100% नहीं है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, देयर आर ओनली पॉसिबिलिटीज, है ना, दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन emit if light more than or equal of its threshold frequency will incident, है ना। तो सिर्फ क्या है, पॉसिबिलिटीज है, 100% कुछ भी चीज यहाँ पर नहीं होगी, नॉट 100%, ठीक है। तो 100% बेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा वर्क फंक्शन के बारे में और थोड़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने जान लिया। यहां तक किसी को कुछ भी कैसा छोटा मोटा भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं फोटोन। चलो फोटोन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। फोटो करंट, उसके लिए हम क्या करेंगे, फोटो करंट के लिए हम एक अपरेटस बनाएंगे, ठीक है। ये लो, मैंने ये एक वैक्यूम की एक ट्यूब रखी, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक मेटल की सरफेस रख दी, ठीक है बेटा। मेटल की सरफेस का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर आ सकते हैं अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लिख दो मेटल प्लेट। यहाँ क्या बना दूं, एक एनोड। क्या है बेटा ये, एनोड। इस एनोड को एक बाहर बैटरी से कनेक्ट कर दूं और ऐसे ही इस मेटल प्लेट को कनेक्ट कर दूं। जरा देखो मैंने एनोड को किस पोटेंशियल पे रखा है, प्लस के पोटेंशियल पे, है ना। एनोड प्लस के पोटेंशियल पे है। अब एक बात बताओ, यहां से एक चीज और,
कि मेरे पास जो ये फोटोन आ रहा है ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को लेके आ रहा है, और जो मेरी मेटल सरफेस है इसको बाहर निकालने के लिए इसका जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो यहां से मेरे पास एक फोटो आइंस्टीन इक्वेशन बनती है। क्या बनती है बेटा? वो कि जो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आया जिसकी एनर्जी h न्यू है, वो h न्यू कितने हिस्सों में बटेगी? एक तो वर्क फंक्शन में, है ना बेटा, यूटिलाइज कहाँ होगी? वर्क फंक्शन में। यानी ये जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया जिसे हम h न्यू बोल रहे हैं, है ना, ये h न्यू ही तो है एनर्जी ऑफ फोटोन, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तो ये वर्क फंक्शन में यूज हो गई, और कहाँ यूज हो? काइनेटिक एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो बाकी की जो एनर्जी है वो किस में चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। याद रखना जो ये काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम। अब देखो वर्क फंक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, यानी उसकी मेटल सरफेसेस से बाहर निकालने के लिए 2 चाहिए, तो कोई तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या 4 से ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी 4 से ज्यादा एनर्जी होगी? नो मैम। हाँ, नो मैम। तो हमें ये पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस से ज्यादा की एनर्जी के साथ नहीं निकलेगा। इसके 100% चांसेस हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बेटा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ से ज्यादा के साथ नहीं निकलेगा। अब एक बार बताओ, क्या इसके चांसेस हैं कि, अब मुझे बताओ कि सारे इलेक्ट्रॉन इसी एनर्जी के साथ निकलेंगे क्या? 4 के साथ? क्या सारे इलेक्ट्रॉन 4 के साथ निकलेंगे बेटा? नो मैम, उससे कम भी जा सकता नो मैम, चेंज हो सकता है ना। तो ये क्या है? ये तो मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी एनी इलेक्ट्रॉन कैन हैव। ठीक है, बट हो सकता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के पास बेटा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो, किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो। दीज आर ऑल्सो पॉसिबल। बात समझ में? ये भी पॉसिबल है कि कोई इलेक्ट्रॉन 0 के साथ निकल रहा है, 1 के साथ निकल रहा है, 2 के साथ, 3 के साथ, तो ये भी पॉसिबल है। बात समझ में आ गई इतनी? यस है। ओके। अब आते हैं फिर से अपने इस डायग्राम। अब देखो हम क्या देखेंगे? वेरिएशन। ये सब मैं जो तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना, ये पढ़ा चुकी हूँ। फोटो करंट विद, बस वेरिएशन ऑफ फोटो करंट ही डाल देते हैं, देखेंगे किस किस के साथ। ओके, अगर यही चीज मैं तुम्हें पीपीटी से समझाती तो 4 दिन लग जाते इसमें तुम्हें रिवाइज कराने में। ये मेरी मेटल सरफेस है, ये मेरे पास एनोड है, एनोड को मैंने प्लस टर्मिनल से जोड़ा है बैटरी के, इस मेटल की सरफेस को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, ये प्लस ये नेगेटिव। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लाइट आएंगी, लाइट का कलर व्हाइट बना लेते हैं, तो यहां से क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, राइट, कुछ इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो अभी तुमने देखा कि इन इलेक्ट्रॉन के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 4 का भी हो सकता है और कोई इलेक्ट्रॉन 0 का भी हो सकता है। ठीक है, अब होगा क्या? देखो ये एनोड है, इस एनोड, अब होना हमें करना क्या है? हमें इस सर्किट में बेटा करंट चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो करवा सकते हो? देखो जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकले, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहां तक पहुंचा दो? ए प्लेट एनोड पे। हाँ, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले, इन सबको कहां पहुंचाओ? ए पे पहुंचा दो। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ए पे आएंगे तो देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो ही क्या बनाता है? करंट। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही क्या बनाएगा? करंट बनाएगा। तो अगर मुझे फोटो करंट चाहिए तो इसका मतलब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब फोटो यानी लाइट, फोटोन्स की वजह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए इसको फोटो करंट यानी उनसे जनरेट होने वाला करंट। ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि मेरे को बी से ए पर सारे के सारे
हमें क्या चाहिए, वी वॉन्ट, वॉट वी वॉन्ट, ऑल इलेक्ट्रॉन रीच फ्रॉम बी टू ए, यही तो चाहिए कि सारे Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन बी टू ए तक पहुंच जाए। पर बेटा एक बात बताओ, क्या सारे इलेक्ट्रॉन खुद पहुंच जाएंगे बी टू ए? नो अगर मैम। किसी के पास, हाँ, No, ma'am. नहीं पहुंचेंगे ना, क्योंकि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन भी हैं जिनका एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, वो तो अपने आप से कभी जा ही नहीं सकते। तो उनको बी से ए पर पहुंचाने के लिए मुझे ए का पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। वो भी बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो ए का पोटेंशियल बढ़ाते जाओ। ए का पोटेंशियल, मान लो तुमने यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तुम्हारे यहाँ से। अब मान लो तुमने एनोड का यहाँ पे कुछ पोटेंशियल रखा हुआ है, कुछ भी पोटेंशियल, ठीक है, वी मान लो। इस वी पोटेंशियल पे इन 10 इलेक्ट्रॉन में से बेटा ए पर बस 2 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे हैं, इस 10 में से 2 ही पहुंच पा रहे हैं, तो तुम इस वी का पोटेंशियल और बढ़ाओगे। अब आपने मानो इस वी के पोटेंशियल को और बढ़ाया, तो अब और कितने चले गए, मान लो 2 और चले गए, तो यानी ए पे अभी कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे, 4। तो इसका मतलब अभी जो सर्किट में करंट है वो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से बना हुआ है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से। 4 इलेक्ट्रॉन। मेरे पास अभी यहाँ पर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बचे, सपोज करो। अब आपने और पोटेंशियल बढ़ाया, तो यानी अब मान लो 2 और इलेक्ट्रॉन चले गए। तो अगर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ जाएगा, वैसे वैसे सर्किट का करंट क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ, जैसे जैसे बी से ए की तरफ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तुम्हारे सर्किट का करंट बढ़ेगा, क्योंकि भाई सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ज्यादा, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना सर्किट का करंट ज्यादा हो जाएगा। यही तो हमें चाहिए। तो एक समय ऐसा आएगा बेटा जब मान लो तुमने एनोड का पोटेंशियल कुछ पर्टिकुलर पोटेंशियल कर दिया होगा, और उस पोटेंशियल पर तुम्हारे पास ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन ए पर पहुंच चुके होंगे, ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन ए पर पहुंच चुके होंगे, ऐसा एक पोटेंशियल हो जाएगा। यस मैम। यस हाँ, मैम। तो वी के किसी एक पोटेंशियल पे तुम्हारा करंट, तुम्हारे सारे इलेक्ट्रॉन बी से ए पर पहुंच गए, बी से ए पर तुम्हारे सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। तो अब क्या हुआ, अब तुम्हारे पास बी पे इलेक्ट्रॉन, बताओ बी पे इलेक्ट्रॉन 0 हो गए क्या, बोलो भाई, लाइट तो कॉन्टिन्यूअसली पड़ रही है ना। तो इसका मतलब अगर तुम्हारी लाइट 10 इलेक्ट्रॉन निकाल रही है और वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन ए पर पहुंच रहे हैं, है ना, पहले नहीं पहुंच रहे थे, तो हमने किस हेल्प से पहुंचा दिए, एनोड की हेल्प से, एनोड के पोटेंशियल की मदद से। तो क्या होगा, तुम्हारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 10 के 10 ए पे पहुंच जाएंगे, फिर 10 निकलेंगे, वो 10 के 10 फिर किस पे पहुंच जाएंगे, ए पे, फिर 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 10 के 10 फिर से किस पे पहुंच जाएंगे, ए पर पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा कुछ समय बाद। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, यहां पर एनोड का पोटेंशियल और यहां करंट, तो क्या आएगा बेटा, एनोड का पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ाओगे और किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल पे करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, देखो 0 नहीं हुआ है, याद रखना, ये कैसा हो गया, सैचुरेट हो गया। सैचुरेट होने का मतलब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सारे के सारे कहाँ पहुंच जाएंगे, ए पे पहुंच जाएंगे। और अगर ए, अब क्या हुआ, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकले ए पे पहुंच गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बढ़े ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बढ़े, मुझे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं। ओके, तो करंट क्या हो गया, सैचुरेट। अब बेटा एक बात बताओ, मैं चाहती हूँ कि ये करंट सैचुरेट ना हो, ये करंट ऐसे ही इंक्रीज होता रहे, ये करंट ऐसे ही इंक्रीज होता रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्या चीज ज्यादा चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते रहो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में पहुंचेंगे और उतना ही ज्यादा करंट सर्किट में बनेगा, करेक्ट, उतना ही करंट सर्किट में बनेगा। तो अब बात आती है कि मैं ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैसे निकाल सकती हूँ, बताओ कैसे निकाल सकते हैं। बोलो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे निकाल सकते हो ज्यादा से ज्यादा, बताओ। आपको बहुत ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि हमें सर्किट का करंट बढ़ाना है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कब आएंगे, जब मैं नंबर ऑफ जो फोटोन इन पे पड़ रहे हैं वो बढ़ा दूं,
है Yes, ma'am. भाई? Yes, इलेक्ट्रॉन, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहे हैं? किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है? फोटोन की वजह से, Photon. फोटोन की वजह से। अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट हो रहे हैं उन्हें बढ़ा दूं, तो क्या मेरा फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे उनका नंबर बढ़ेगा? yes, ma'am. बढ़ेगा. बढ़ेगा? Yes, ma'am. बढ़ेगा. बढ़ेगा, बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा। अब बात आई कि हम फोटोन का नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं। बताओ, तुम दो ही चीज पढ़ते आ रहे हो, या तो फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी, है ना? या तो फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी। अब मेरे को बताओ, नंबर ऑफ फोटोन किस चीज पर डिपेंड करेगा? Intensity. हाँ, Intensity. इंटेंसिटी पे, है ना? इंटेंसिटी पे, बिल्कुल। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज। और नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ Electrons. फोटो इलेक्ट्रॉन्स Photon. इमिट मोर, तो ये ज्यादा इमिट होंगे, है ना? तो इसका मतलब, अगर मुझे, तो याद रखना बेटा, जब भी अगर तुम्हें नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने हैं तो किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करेगा? Intensity. इंटेंसिटी पे, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाती हूँ, इंटेंसिटी देखो, और यहाँ पर करंट, तो कैसा ग्राफ आना चाहिए? इंटेंसिटी और करंट, हाँ, Increasing. स्ट्रेट लाइन ऐसे, कि आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, इंटेंसिटी के साथ करंट बढ़ता जाएगा, यही आना चाहिए बेटा, इंटेंसिटी और Yes, करंट का ग्राफ। Yes, तो ma'am. यही ग्राफ आता है इंटेंसिटी और इसका, ठीक है? फिर एक शब्द यूज करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो अभी ये चीज यूज करी थी, अब मैं क्या करती हूँ बेटा, इस एनोड का पोटेंशियल क्या कर दूं? नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव कर देते हैं, और यहां पर इसको कर देते हैं पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? मैंने एनोड को नेगेटिव कर दिया, यहां से कौन निकलेगा बाहर? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खुद पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब अब ये एनोड जो तुमने नेगेटिव करा है, ये इलेक्ट्रॉन को बी से ए पे जाने के लिए क्या करेगा? रेजिस्ट, एज अ बैरियर का काम करेगा, करेक्ट? एनोड वर्क एज अ बैरियर, बैरियर का काम करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि एनोड नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव नेगेटिव के पास कैसे जाएगा? वो तो रिपेल करेगा ना, है ना? इसका मतलब अगर अगर तुम इलेक्ट्रॉन, फिर भी हम क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन ए पे पहुंचे। देखो, बी ने 10 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, 10 में से कोई तो ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जो इस बैरियर को क्रॉस करके चला जाएगा, इस बैरियर को क्रॉस करके चला जाएगा। बोलो, कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकले थे। सपोज करो 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव पोटेंशियल पर भी जा रहे हैं, 10, चलो 2 तो बहुत कम हो गए, 6 मान लो, अभी 6 मान लो कि इस पर्टिकुलर एनोड पर जब तुमने नेगेटिव पोटेंशियल करा तो 10 में से 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी पहुंच रहे थे। क्या सर्किट में करंट होगा कुछ? यस मैम। हाँ होगा। अब बताओ, मैंने इस एनोड के पोटेंशियल को और बढ़ाया, नेगेटिव पोटेंशियल, इफ नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीजेस, नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करूंगी तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंचेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचेस फ्रॉम बी टू ए विल डिक्रीज, हाँ या ना? Yes, यस ma'am. मैम। जो नंबर बी से ए पर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बैरियर बढ़ा दिया, आपने उस स्टॉपिंग पोटेंशियल का, अभी तुमने जो एनोड जो उन्हें रोक रहा है, आपने उनका बैरियर बढ़ा दिया। मान लो पहले 50 किलो का आदमी था,
उस 50 किलो आदमी को गिराने वाला कोई तो होगा, उसको गिरा के चले गए। अब तुमने 70 किलो का इंसान लगा दिया, अब उस 70 केजी से 6 की जगह कितने चले जाएंगे पास हो गए, 6 की जगह सपोज 4 चले गए बस, है ना। अब तुम क्या करो, उस 70 किलो के आदमी की जगह 100 किलो का आदमी लगा दो, तो क्या उस 100 केजी के आदमी को गिराने वाला कोई तो होगा। सपोज एक है, कोई एक ही इलेक्ट्रॉन है जो उस 100 केजी के इंसान को गिरा के जा पा रहा है, सपोज करो। अब क्या करो, अब हम चाहते हैं कि बेटा एक भी इलेक्ट्रॉन बी से ए पे ना जाए, बात समझ में आ रही है। एक भी इलेक्ट्रॉन बी से ए पे ना जाए तो मैं इस एनोड का पोटेंशियल कितना रखूं, और उसी पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्या होगा इस पे, एट विच, ऐसे बोल दूं, फोटो करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं जाएगा तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। अगर बी से ए एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो क्या तुम्हारे सर्किट में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड एट विच फोटो करंट बिकेम, क्या होगा, 0। बिकेम। तो फोटो करंट जिस स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पे 0 हो जाए उसे क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, ओके, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होगा, देखो, ई वी नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इंटू मैक्सिमम। वी नॉट क्या है यहाँ पे, स्टॉपिंग, ना स्टॉपिंग पोटेंशियल, बड़ा कैपिटल वी है ना, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो यानी यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी हमने बोला था ना कि जिन इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगी वो इस बैरियर को क्रॉस करके चला जाएगा। ज्यादा एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है ना, वो इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस करके चले जाएंगे। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इंसिडेंट लाइट की, सब ध्यान से सुनना सारे जने, सुन रहे हो सब, यस मैम। अगर मैं Yes, इस इंसिडेंट, जो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, इंसिडेंट लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ क्या होगा, बस इतना बता दो, बताओ जल्दी बोलो। मैम अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो, इंटेंसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो क्या होगा, सपोज करो पहले 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी ना, अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल को और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। हाँ, वेरी गुड। देखो अगर पहले 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही थी, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो तुम्हारा सरफेस खा गया, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के पास थी वो थी 4। ठीक है, तो इस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को रोकने के लिए सपोज करो मुझे कितना पोटेंशियल जरूरत था, कितना माने, कुछ V। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी इंसिडेंट लाइट की। बेटा इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, E इक्वल्स टू Yes, एच न्यू। तो यानी जो फोटोन की एनर्जी अब मैंने बढ़ाई है बेटा वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ा दी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। इसका मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला वो कितना हो सकता है, अब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इसका Yes, मतलब अब तुम्हें कितनी कितनी एनर्जी की, अब तुम्हें कितना पोटेंशियल चाहिए, पहले V था तो अब 2V चाहिएगा ना, 2V, 4 पे V था सपोज करो, तो अब 8 है तो ट्वाइस ऑफ V चाहिएगा। तो इसका मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि भाई अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो बहुत हाई एनर्जी के साथ आ रहा है, तो उस हाई एनर्जी को रोकने के लिए एनोड को उतना ही रेजिस्टेंस देना पड़ेगा, तो उसके लिए उस एनोड को और नेगेटिव करोगे, तो इसलिए पोटेंशियल बढ़ेगा। बात समझ में आई, तो क्या लिखोगे, यस मैम, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होगा,
frequency of incident light will increase, तो then stopping potential, बोलो, will also, अच्छा, डिक्रीज, अरे बेटे डिक्रीज कैसे? इंक्रीज। स्टॉप, आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी ना इलेक्ट्रॉन की, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई इलेक्ट्रॉन की, तो क्या करना पड़ेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल ऑल्सो इंक्रीज। किस किस को समझ नहीं आया पूछ लो भाई। हम्म, मैम मतलब कि अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं इंसिडेंट ऑफ लाइट की, तो हमारा फोटॉन्स भी एनर्जी इंक्रीज करेगी, फिर उससे हमारे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा अब एक बार बताओ, इफ इंटेंसिटी इंक्रीज, मैम नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो और ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है फिर मैम। हाँ, तो इंटेंसिटी, तो क्या लिखा है? इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट विल इंक्रीज, देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग। पोटेंशियल। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। तो जरा यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करो, पोटेंशियल और ये इंटेंस फोटो करंट। ठीक है, अब मैं 3 इंटेंसिटी लेती हूँ, ये पोटेंशियल है तो यहाँ पर ये स्टॉप, ये नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा इस एक्सिस पे, ये ओरिजिन है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल, यानी इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख दूं यहाँ पे। अब मैंने 3 इंटेंसिटी की लाइट ली है, I1, I2 और I3, जिसमें से सपोज करो I1 सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की है। ठीक है, तो यही होगा। मान लो इस इंटेंसिटी I1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की ये वाली वैल्यू है, मुझे बताओ I2 और I3 के साथ क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहेगा, बट फोटो करंट कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी पे। स्टॉपिंग करंट I3 का ये बनेगा ग्राफ, है ना? तो यानी यस मैम। I1 का फोटो करंट सबसे ज्यादा, फिर उससे कम I2 का, सबसे कम I3 का, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों के कैसे हैं? सेम। तो I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3। ये ग्राफ समझ में आया? यस मैम। अब ये देखो एक और ग्राफ, अब मैंने फ्रीक्वेंसी ली है न्यू, एक लाइट की फ्रीक्वेंसी ν1 है, एक की ν2 और एक की ν3, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी, हम्म 3 फ्रीक्वेंसी है, बट तीनों फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी को क्या कर दें? रिमेन्स सेम। ठीक है, इन तीनों की बेटा इंटेंसिटी सेम है, सपोज आई, यहां पर फोटो करंट एज यूजुअल, और यहां पर मैंने क्या डाला? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, मतलब इस प्लस वाले में तो पोटेंशियल होगा, नेगेटिव की तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। अब कैसा ग्राफ आएगा इनका?
तीनों में फोटो करंट क्या रहने वाला है? सेम। सेम। मान लो इसमें मैं मान लेती हूँ ν1 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो बेटा ये ν1 के लिए। ν2 का क्या होगा बेटा? अब सबसे अब देखो, अब ν2 यानी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, बट करंट बढ़ेगा। हो जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि यस करंट मैम। पे डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। तो ये मैंने ν1 बनाया, सॉरी ν3, ये ν2। अब ν1 की सबसे ज्यादा है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ेगा, तो ये ν3 है ना। अगर ये ओरिजिन है तो ν3 का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो ν3 की स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा, बट फोटो करंट सबके लिए क्या है? सेम। बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहां तक ये समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। ये तुम्हें सब पीडीएफ दी हुई है, अपने ग्रुप को देख लेना, ये सब मैंने रिवाइज कराया हुआ है। ठीक है, आज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बीच में फिर वेव ऑप्टिक्स हो गया था, है ना। फिर देखो इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, एक ये ग्राफ आता है। अभी हमने क्या लिखा था कि एच न्यू किसके बराबर है? पाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी भाई? एच न्यू में से क्या माइनस कर दो? एच फाई इज योर वर्क फंक्शन। और अभी हमने पढ़ा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? ई वी नॉट। वी नॉट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई। वी नॉट को क्या लिख दो? एच न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी अपॉन ई माइनस फाई अपॉन ई। ठीक है, ये वाला ग्राफ। अब देखो यहां है फ्रीक्वेंसी और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये देखो यहाँ सब लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है। मैंने यहाँ पर एक ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, ये किसी मेटल ए के लिए, सपोज ये मेटल ए है। ठीक है, अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में तो लीनियर ग्राफ आएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ना ही बढ़ना है। अब ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1, इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से फॉलो, देखो एम एक्स प्लस y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा y पर कौन है? वी नॉट। वाई एक्सिस में स्टॉपिंग पोटेंशियल है, x पर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है न्यू, करेक्ट। तो यानी यहाँ से स्लोप क्या हुआ? h अपॉन ई, है ना। एच अपॉन ई। ये क्या है? स्लोप। बेटा c से क्या दिखाई दे रहा है? c इंटरसेप्ट कितना है? फाई अपॉन ई, लेकिन ये क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अब ये चीज देखो, और फाई क्या था? वर्क फंक्शन। इसका मतलब हम यहाँ से इंटरसेप्ट अगर किसी का दिया हुआ हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या बताती है बेटा? ये फाई बताएगी। ठीक है, इस इक्वेशन का स्लोप कितना है? h अपॉन ई इसका स्लोप है इस लाइन का। बात समझ में आ गई? अब ये देखो यस। मैंने जहाँ पे
ये बनाई है, इस पॉइंट पे तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है जरा देखो, इस पॉइंट बी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 0 0। हाँ, तो यानी कि जिस वैल्यू पे तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो जाए उसे क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मेरी बात ध्यान से सुनो, द फ्रीक्वेंसी at which stopping potential became 0 is called कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई बता सकता है ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, बताओ। देखो जब तुमने V नॉट 0 किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हुई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। करो तो यानी इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड, है ना, यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, हाँ या ना। देखो आपने लिखा था एच न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। देखो इसी वैल्यू पे आ जाओ, जो यहाँ पे इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 में बेटा V नॉट को 0 करो, V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अगर V नॉट 0 हो गया तो इसका मतलब एच न्यू अपॉन ई इक्वल्स टू फाई अपॉन ई, ई से ई कट गया, इफ V नॉट इक्वल्स टू 0, ई से ई कट गया, तो यानी तुम्हारा वर्क फंक्शन किसके बराबर है, एच न्यू के। और वर्क फंक्शन एच न्यू, वर्क फंक्शन में ये न्यू कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब किस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। हाँ तो हाँ तो सवाल आता है क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 रहेगा, तो यस क्या रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 रहेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे यस मैम। ओके, ये वाली अब एक ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला ग्राफ, ये तुम्हें सारे नोट्स तुम्हारे ग्रुप में भेजे हुए हैं, इन्हें पढ़ लेना। ठीक है, मैंने आज तुम्हें रफली समझाया है, 3 दिन के लेक्चर 1 दिन में कवर कर दिया है। मेटल ए मेटल बी का ग्राफ दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जरा ये देखो, ये मेटल ए है और ये मेटल बी है, इसमें से किस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है, जल्दी से बताओ। बी का। मेटल बी। बी का ज्यादा होगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा आगे स्नैच कर दूं इस लाइन को, तो ये यहां पर आया ए का, बी का यहां तक जा रहा है, यस मैम। और ये हमने क्या बोला था, यही डिस्टेंस क्या बताएगी, वर्क फंक्शन ऑफ ए, और ये वर्क फंक्शन ऑफ बी। तो ये इंटरसेप्ट किसका ज्यादा है, बी का, तो इसका मतलब बी का वर्क फंक्शन ज्यादा हुआ। अब देखो हमें यहां से क्या पता चला, वर्क फंक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, दूसरा क्या पता चला, स्लोप ऑफ ए इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी। क्या स्लोप चेंज होंगे, स्लोप हर मेटल के लिए क्या रहने वाला है, सेम, एच अपॉन ई है ना, स्लोप की वैल्यू क्या थी बोलो, एच अपॉन, अच्छा तो क्या हाँ तो एच क्या चेंज होगा, एच तो कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू क्या वो भी कांस्टेंट है, तो हर मेटल के लिए स्लोप क्या रहने वाला है, सेम। सेम। सेम रहने वाला है। तीसरा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, देखो बी की। बी की ज्यादा है। भाई यही वैल्यूज तो चेक करोगे, पॉइंट पी और ये वाली वैल्यू क्यू, तो क्या पता चला कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ग्रेटर देन कट ऑफ ए। बात समझ में आ गई। चौथा, यस मैम। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और यही थ्रेशोल्ड है, तो किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बी की। हाँ
तो बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, बी का वर्क फंक्शन भी ज्यादा है। अब बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? ग्राफ देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का। मेरे पास फॉर्मूला क्या है? एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, अब यहां पर तुमने किस चीज को सेम रखा हुआ है? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब एक बात कर, अब बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? हाँ, ए, कैसे बता दिया? तुम्हें तुम्हें क्या पता चला यहाँ से? तुम्हें बी का वर्क फंक्शन पता चला है और तुम्हें ये पता चला है कि बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो सिंपल सी बात है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो मतलब वही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे जज कर दिया तुमने? स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे, फोटोन की फ्रीक्वेंसी। क्या फोटोन की फ्रीक्वेंसी बता पाओगे यहाँ पे कितनी है इस ग्राफ से? हम्म, इस ग्राफ से फोटोन की फ्रीक्वेंसी नहीं बता पाएंगे कि मेटल ए और मेटल बी पे कौन सी फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिर रहा है, नहीं पता ना। तो No, ma'am. स्टॉपिंग पोटेंशियल तो पर्टिकुलर ए और बी की फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट लाइट की होगी उस पर डिपेंड करेगा, है ना? बात समझ में आई? यहां से बस हम यही चीज निकाल सकते हैं कि किस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, किसकी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ वाली ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाले ग्राफ से यही आइडिया लगेगा, दैट्स इट। ओके, अच्छा मैं यहां से ये पूछ लेती हूँ, फॉर सेम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, मान लो जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है फॉर सेम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, मेटल ए मेटल बी के लिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को सेम कर देते हैं, है ना? मेटल ए और मेटल बी के लिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को सेम कर देते हैं। अब बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके लिए ज्यादा आएगा? ध्यान से आंसर देना। ये इक्वेशन तुम्हें सारे सवाल लगवा देगी, ये एक इक्वेशन। बताओ, मैंने क्या कहा है कि बेटा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मेटल ए मेटल बी के लिए सेम रख दो। अब बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किस मेटल के लिए ज्यादा है? इजी है, सोचो सोचो सोचो। दोनों का सेम हो जाएगा। चेक करो।
हाँ बताओ बेटा, कहाँ सोच में पड़ गए? दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल से? ये जो इक्वेशन लिख रही है, ये इस इक्वेशन को देखना, कौन बताएगा? स्नेहा बताओ जरा, क्या होगा? अरे क्या होगा? डांस होगा? क्या करेंगे, जल्दी बोलो। मेरे सामने चुप मत बैठा करो, गलत जवाब दो पर जल्दी दो, चुप मत बैठो। बी का ज्यादा होगा। अच्छा, एक्सप्लेन करिए जरा, बताइए कैसे होगा? मैम बताओ बी बेटा। का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इक्वेशन में रखेंगे तो वो भी ज्यादा ही आएगा। बेटा एच न्यू तो फिक्स कर दिया है ना तुमने, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तो फिक्स कर दी, तो एच न्यू जो इक्वल्स टू में है वो तो फिक्स है। भाई ये इक्वेशन जो लिखी है, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एच न्यू फिक्स है। और अभी तुम्हें पता है कि किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है। इसका मतलब बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो बी के लिए जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा काइनेटिक एनर्जी का, वो कम नहीं निकलेगा। मान लो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिक्स कर दिया, बी के लिए जो वर्क फंक्शन है वो कितना मान लो, 4 मान लो, बी के लिए ये 4 है, तो जो काइनेटिक एनर्जी निकली वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की निकली। वहीं अगर ए के लिए तुमने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिक्स रखा, उसका वर्क फंक्शन बेटा सिर्फ 2 है ए के लिए, क्योंकि अभी तुमने बताया ना बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो इसका मतलब जो ए का इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, उसके पास कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, सॉरी किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसका होगा? अब तो बता दो। हम्म भाई ए वाले का नहीं होगा, क्योंकि ए वाले के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है वो ज्यादा होगा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, मेरी बात सुन रहे हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है जो भाग के आ रहे हैं बी प्लेट से ए प्लेट पे। अगर वो एनर्जी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा करना पड़ेगा, है ना? तो तुम्हें यस मैम। काइनेटिक एनर्जी देखनी है। वो तो इसलिए बताया कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि मैंने एच न्यू को फिक्स कर दिया, ठीक है, ये दोनों मेटल प्लेट ए मेटल प्लेट बी, गॉट इट। और जिसमें से बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो स्टॉप, ये सवाल आ सकते हैं, ये इनको हलवा मत समझो, इसी ग्राफ से सवाल आता है, हर बार रिपीट होता है, ठीक है। इसमें से 10 सवाल बन सकते हैं, इस एक इकलौते ग्राफ से, इस इकलौते ग्राफ से 10 सवाल बन सकते हैं। तो क्या पता चला, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या किस पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी पे जो इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, कौन से इलेक्ट्रॉन की? ए वालों की भाई, क्योंकि ए का वर्क फंक्शन कम है। और ये कब है, जब दोनों के लिए तुमने इंसिडेंट एनर्जी को क्या रखा है, सेम। सेम। अब बताओ किसको दिक्कत है? तो क्या लिख सकते हो इस सिनेरियो में, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो ए का है वो ज्यादा होगा एज कंपेरेटिव टू बी। स्पेसिफिक कंडीशन लिखी है, याद रखना, स्पेसिफिक, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें हैंड रिटन नोट्स दूंगी, ये पहले समझा चुकी हूँ, ये सब पहले समझा दिया है। तो स्क्रीनशॉट ले लो या अपने नोट्स में लिख लो इस वाले को। बोलो बेटा, ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। बढ़िया, ठीक है।
इसके बाद आता है फोटोन का नेचर कि तो फोटोन्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो फोटोन्स की क्या प्रॉपर्टी है, देखो फोटोन किस स्पीड से ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट से। कैसे ट्रेवल करेगा फोटोन, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, c। स्पीड ऑफ लाइट से कहां ट्रेवल करेगा, वैक्यूम में। फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता है, फोटोन का रेस्ट मास 0 है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फोटोन डू नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। थर्ड, ईच फोटोन हैज एनर्जी। हर फोटोन के पास एनर्जी है, अभी पढ़ के आए हो कितना, एच म्यू। मोमेंटम भी है, उस फोटोन के पास मोमेंटम भी है, कितना, p इज मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है बेटा, E अपॉन c। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, E अपॉन c। की वैल्यू क्या है, h न्यू। ठीक है, तो ये मोमेंटम है। एनर्जी मास कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, इसे बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो यहां से देखो मास निकाल सकते हो, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन m इक्वल्स टू E अपॉन c स्क्वायर। एनर्जी की वैल्यू कितनी थी बेटा, h न्यू अपॉन c स्क्वायर। न्यू को क्या लिख सकते हो, c अपॉन लैम्डा, अभी पढ़ाया था। न्यू को हम लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा। तो c अपॉन लैम्डा इंटू c स्क्वायर, एक c से c कट जाएगा तो कितना आया, h अपॉन लैम्डा c। तो एनर्जी का मास का एक फॉर्मूला क्या आया, h अपॉन लैम्डा c। ठीक है, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, बात समझ आई। अगला देखो, फोटोन्स कैसा पार्टिकल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इनके पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल है। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क पड़ेगा, ना मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क पड़ेगा। बात समझ में आ गई, यस मैम। यस मैम। ग्रेविटेशनल फोर्स से फर्क पड़ता है, छोड़ो। सिक्स्थ, एनर्जी फोटोन की चेंज नहीं होती अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे तो। क्यों, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, है ना। न्यू का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो फोटोन की एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो वेवलेंथ के चेंज होने से फोटोन की वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा कि अगर वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया, सो वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। ठीक है, तो ये है, क्या कह रहा है ये सुनो। ये कह रहा है कि मान लो अगर सवाल आता है कि हम एक फोटोन को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो मीडियम के चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो फोटोन की एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन मान लो अगर आप किसी और मीडिया में ट्रेवल कर रहे हो जहां पे वेवलेंथ में फर्क आया, तो वेवलेंथ के चेंज होने से क्या चेंज हो जाएगी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जैसे लाइट होता है ना, अभी तुमने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ वैक्यूम में रहती है, उसके अलावा हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड कितने से कम हो जाती है, बाय म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था ना, यस मैम। यस मैम। मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितने से कम हो जाती है, बाय म्यू। तो ये वही चीज है कि हर उस मीडियम में तुम्हारी वेवलेंथ अगर चेंज होगी तो तुम्हारा फोटोन की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। सिक्स्थ क्या, एट्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि हमारे पास टोटल, जब मान लो अगर कोई फोटोन और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन और इलेक्ट्रॉन ही तो कोलिजन कर रहे थे, फोटोन आ रहा था, इलेक्ट्रॉन पे टकरा था और इलेक्ट्रॉन बाहर आया था, यही तो पढ़ा था। तो इस पूरी प्रोसेस में ये कैसा प्रोसेस है, इलास्टिक कोलिजन। बात समझ में आया, ये इस कोलिजन में तुम्हारा मोमेंटम और एनर्जी क्या रहने वाली है, कंजर्व रहने वाली है। उसके बाद क्या आता है बेटा, उसके बाद आता है डी ब्रुगली हाइपोथेसिस। कहाँ गया डी ब्रुगली हाइपोथेसिस, आ जाओ। डी ब्रुगली हाइपोथेसिस क्या कहता है पुराने वाले बच्चों,
बताओ कुछ याद हो तो। क्या कहती है डी ब्रुगली? हम्म, याद है कुछ? डी ब्रुगली ने क्या बोला था? बताओ। हाँ बेटा। डी ब्रुगली हाइपोथेसिस क्या कहती है? डी ब्रुगली हाइपोथेसिस ये कहती है, अगर तुमने लाइट का कैसा नेचर बता दिया कि लाइट के पास वेव भी है और लाइट के पास पार्टिकल भी है ना? तो ये कह रहा है, डी ब्रुगली हाइपोथेसिस कहती है कि अगर एक पार्टिकल है, पार्टिकल माने तुम्हारे हाथ में जो पेन है, तुम खुद, कोई पत्थर, कोई बॉल, जिसके पास मास है, एनी पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब क्या क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास, वही पार्टिकल है। अगर उस पार्टिकल के पास मास है, दैट मीन्स वो पार्टिकल भी कैसा नेचर शो कर सकता है? वेव नेचर। ये बता दिया इन्होंने, डी ब्रुगली ने ये बता दिया कि हमारे पास हर एक ऑब्जेक्ट एक वेव क्रिएट करता है, एक वेव नेचर शो कर सकता है। वो वेव कितने के बराबर होगी? इन्होंने बताया कि कोई भी वेव किसी भी पार्टिकल के साथ, द वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल, तो कितनी वेव एसोसिएटेड होगी किसी पार्टिकल के साथ? इन्होंने लैम्डा किसके बराबर बताया? h अपॉन पी के। पी क्या है बेटा? पी क्या है? मोमेंटम। 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 यही फॉर्मूला अभी फोटोन के केस में भी पढ़ के आए थे, है ना? यही फॉर्मूला में भी पढ़ा था। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी। तो पी किसके बराबर हो जाएगा? मोमेंटम h अपॉन लैम्डा। अच्छा ओके, रुको अभी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये आ गई वेवलेंथ। तो बेटा एक बात बताओ, जो तुम्हारे पास नॉर्मल पार्टिकल है उनके पास कितना मास होगा और उनकी कितनी वेलोसिटी होगी? बहुत ज्यादा। अगर ये टर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? बहुत स्मॉल। मास वेलोसिटी, if momentum is more, lambda is very small, है ना? तो यानी फिर क्या पाया गया कि मान लो जो तुम्हारे पास ये चीजें हैं, मान लो तुम एक 0.1 kg की बॉल भी लेते हो, 0.1 kg की बॉल, उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है बेटा, उसकी जो पावर होती है ना, 10 टू द पावर -45 35 इसमें चले जाती है, कि मतलब वेवलेंथ है तो सही बट विजिबल ही नहीं है ना? बहुत छोटी वेवलेंथ एसोसिएटेड है। तो इसीलिए जो छोटे पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, इन प्रोटॉन तो बाहर ही नहीं आ सकता, इलेक्ट्रॉन और फोटोन, ऐसे पार्टिकल्स बहुत अच्छा क्या शो करते हैं? वेव नेचर। पार्टिकल, हम वेव नेचर शो नहीं कर सकते। कल को तुम कहो मैम आप वेव नेचर शो कर दो, तो मैं नहीं कर सकती। जो मेरे से जो वेव जनरेट होंगी वो तुम्हें दिखेंगी भी नहीं, है ना? तो वो वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाती है। ओके, तो लैम्डा किसके बराबर आया? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन पी के। मोमेंटम, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या लिखते हैं बेटा? 2m। काइनेटिक एनर्जी याद है ये फॉर्मूला, 2m के ई। कैसे लिखते हैं देखो, तुमने आज नया नहीं पढ़ाने दिया। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ mv स्क्वायर। मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मास से डिवाइड कर दूं, ऊपर क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv का होल स्क्वायर अपॉन m, है ना? mv का होल स्क्वायर मोमेंटम होता है, p इक्वल्स टू mv। तो क्या लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2m। mv को क्या लिख दूं? p का स्क्वायर
पी स्क्वायर यानी मोमेंटम इक्वल्स टू 2m इंटू काइनेटिक टाइम एनर्जी। तो मोमेंटम किसके बराबर आया, अंडर रूट ऑफ 2m के ई। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां से क्या लिखोगे, Yes. लैम्डा का फॉर्मूला h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, h अपॉन अंडर रूट 2m। काइनेटिक एनर्जी को अभी क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ev। ठीक है, ev। तो देखो यहां से जो वेवलेंथ एसोसिएटेड आएगी किसी इलेक्ट्रॉन के साथ, प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन, हाँ प्रोटॉन लिख सकते हो, अल्फा पार्टिकल के साथ और ड्यूट्रॉन के साथ, वो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्यों? h क्या है, कांस्टेंट। h क्या है, Constant. किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट रहेगा, प्रोटॉन का मास सेम रहेगा, अल्फा का मास भी वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का भी वही रहेगा। तो यानी जो ये कांस्टेंट वैल्यू है इनको अलग रख दो, सिर्फ वेरी क्या करेगा, वोल्टेज v। v यहाँ पे लिख लो, v क्या है, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आती है बेटा, मैं एक बार देखो, मुझे याद तो मेरे को भी नहीं है, कंफर्म करने के लिए मेरे को भी देखना पड़ेगा, पर तुम्हें याद रखनी है पेपर में। ठीक है, तुम्हें याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आता है बेटा 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगी। ठीक है, तो देखो तुमने HME ये पेपर में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट निकाल सकते हो। प्रोटॉन का क्या लिखोगे, 0.286 अपॉन अंडर रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग। अल्फा पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, 0.101 अंडर रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन के लिए ये लास्ट वाला है ड्यूट्रॉन। ठीक है, यहां लिख भी देती हूँ, ये ड्यूट्रॉन है। ड्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, 0.202 अपॉन अंडर रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग। बताओ, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये फॉर्मूले लिख लेना। ओके, अब जरा बताओ, प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, ई प्लस ई के बराबर ही तो होता है प्रोटॉन का चार्ज। मास कितना होता है प्रोटॉन का, मान लेते हैं m। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। बेटा अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन के कितने टाइम, 2e। प्रोटॉन का 2e टाइम्स होगा। अल्फा का मास कितना हो जाएगा, 4m। अल्फा क्या होता है, हीलियम का पार्टिकल ना। तो ये दो क्या हो गए, प्रोटॉन, यानी दो प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन का अगर ई चार्ज है तो अल्फा का कितना होगा, 2 टाइम्स। बात समझ में आई? मास ऊपर वाला होता है 4, तो मास ऑफ अल्फा कितना हुआ, 4 टाइम्स ऑफ m। बात समझ में आ गई? अब बताओ, प्रोटॉन, अल्फा और क्या था फिर, ड्यूट्रॉन। Neutron. ड्यूट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का ये वाला पार्ट। ठीक है, ड्यूटेरियम जिसे बोलते हैं। चार्ज कितना दिख रहा है भाई, मैम एक ही दिख रहा है ई। मास कितना दिख रहा है इसका, 2। तो इसका मास कितना होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, 2m। तो ये तीनों भी याद होने चाहिए, इनके चार्ज और मास, क्योंकि रेशो में पूछ लेगा। याद रहेंगे, इजी है, कुछ ज्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। Yes, ma'am. तो ये हमें तीनों चीजें याद रखनी है। तो आज के लेक्चर में मैंने तुम्हें वन शॉट में सब पढ़ा दिया है। और देखो ये वाली चीज और लिख लो, ये Hc अपॉन लैम्डा लिखवाई है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी, ये एनर्जी ऑफ फोटोन। Hc, H की वैल्यू भी बेटा कांस्टेंट होती है, जूल्स की वैल्यू, सॉरी जूल्स कह रही हूँ, प्लैंक कांस्टेंट। H की वैल्यू भी प्लैंक कांस्टेंट होती है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर ये Hc की भी वैल्यू मिल जाए तो क्या डायरेक्ट निकालना आसान हो जाएगा। Yes, ma'am. क्या Yes, होती है ma'am. इसकी वैल्यू, एक सेकंड मैं कंफर्म करके बताती हूँ, 1 मिनट तो मुझे। कंफर्म करने दो।
तुम्हारे पहले प्रीवियस नोट्स में तो लिखवाया है। आज मेरे दिल में आज नहीं मिल रहा है क्या? ये वैल्यू तो उड़ गई है, उड़ गई। भाई पुराने नोट्स में से देखो जरा बेटा, ये क्या वैल्यू थी? 124 समथिंग थी, बट हम एग्जैक्ट लिखवाएंगे वरना आंसर चेंज हो जाएगा। बताओ, किसी अच्छी बुक में भी इसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई है। लिखवाएंगे, क्लास मत छोड़ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तुम्हें सॉल्व करने के लिए करना। हाँ मिल गई। बताओ, जो चीज देने की होती है वो तो दे ही नहीं हुई है, दी नहीं हुई है। हम्म, हाँ मिल गया। ये तो इलेक्ट्रॉन की दे रखी है, ये तो इलेक्ट्रॉन वाली तो मैंने तुम्हें लिखवाई थी। हम्म, इलेक्ट्रॉन की मैंने तुम्हें लिखवा दी ना, ये तो वो वाली थी, लैम वी वाली है ना, ये तो हमने लिखवा दी लैम्डा। तो नोट्स चेक कर लेती हूँ एक सेकंड, कैलकुलेट ही कर लेते इससे अच्छा तो फिर बैठ के। कोई नहीं, इसका फॉर्मूला मैं कल लिखवा दूंगी, ठीक है? इसकी जो वैल्यू होती है ना एच सी की, ये हम कल मैम लिखवा देंगे। हाँ, अप्रोक्स में याद है मुझे ना, एग्जैक्ट नहीं है याद। एग्जैक्ट ही तो सिक्स चाहिए। पॉइंट वो इंटू तो टेन एच की इज टू वैल्यू है, माइनस 30। वो तो बेटा एच की वैल्यू है, वो तो मुझे भी याद है, 6.632 इंटू 10⁻⁻, वो नहीं चाहिए, 34 होती है, यस मैम। पूरे का आता है। ठीक है, कोई नहीं, वो हम एक बार कल देख लेते हैं, कल मैं लिखवा दूंगी। अभी जब तुम सॉल्व करो तो नॉर्मली कर लेना फॉर्मूले में, ठीक है? उसको कल लिखवा देंगे। चलो देन, ठीक है। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? बोलो। हाय हाय, इसमें कंप्लीट रिवीजन है तुम्हारी, ठीक है? यस मैम। यही भेज दूं? पुराने वाले नोट्स हैं तुम लोगों के पास? मैम यही भेज दो। ये तो भेज दूंगी, और जो पहले जो नोट्स थे वो हैं? यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। सेव हो गई है? ठीक है, फिर भी मैं सेव कर लेती हूँ। यस, ठीक है। ओके देन, लीव कर सकते हो क्लास। थैंक यू मैम, बाय। बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम।
हटो।